हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वाटर वाले लेसन का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी प्रेजेंट में अपने पास जो पैराग्राफ आने वाला है वो इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट और बेहद काम का अपना पैराग्राफ रहेगा, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। कहाँ से है ये अपना, इसको आपको लेना है। देखिए, आप इसको यहाँ से लेंगे, आपको लेना है इस पैराग्राफ को। एक मिनट, आप इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके और लास्ट ही पैराग्राफ जहाँ एंड होता है यहाँ तक आपको इसको केयरफुली पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें 2-3 बातें बहुत काम की होने वाली है, जिस पे आपका ध्यान रहेगा, जो कि पूरे के पूरे लेसन को ऑपरेट करने वाला है, यूँ आप मान के चल सकते हैं। तो इस पूरे लेसन में ये पैराग्राफ बहुत ही अहम है, तो कोशिश करना कि इस लेसन को आप केयरफुली पढ़ें। और कुछ काम की बातें हैं जो बताऊंगा, 2 या 3 इसमें काम की बातें आने वाली, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, तो ध्यान दें आप। और चलो बनते हैं इस लेसन में कंटिन्यू। द फ्लो ऑफ वाटर, एक बात, क्या बात कही? फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव, इस पर ध्यान दे देना है। द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटली प्ले अ ग्रेट पार्ट एंड बेनिफिशिएंट वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस। नाम लिया है जियोलॉजिकल प्रोसेस, भौगोलिक जो प्रक्रिया है उसमें जो फ्लो ऑफ वाटर है, पानी का बहाव है, वो अनडाउटली निसंदेह रूप से बहुत ही महान और बड़ा और लाभकारी रोल अदा करता है। पानी का बहाव जियोलॉजिकल प्रोसेस में निसंदेह रूप से बहुत ही बड़ा और महान जो उपयोगी जो है वो रोल अदा करता है। कैसे? बाय विच द सोइल ऑन अर्थ, जो अर्थ की जो सोइल है, अर्थ सरफेस, जो अपनी धरती है उसकी सरफेस पे जो मिट्टी है, हैज़ बीन फॉर्म्ड, वो निर्मित हुई है, फ्रॉम द रॉक ऑफ इट्स क्रस्ट, जो चट्टानें हैं वो क्रस्ट होके उसके छोटे छोटे टुकड़े होके वो क्या हो गई, क्रस्ट हो गई, और वो पानी के बहाव के साथ बह बह के कहाँ पर आ गए, प्लेन, मैदानी क्षेत्र में आ गए। और इससे किसका निर्माण हो गया है? अर्थ की सरफेस का निर्माण हो गया है, धरती के ऊपरी सतह जो है उसका निर्माण हो गया है। ठीक है, अब देखिए एक बात तो इसमें है कि फ्लो ऑफ वाटर जो है उसका है लाभकारी, बेनिफिशिएंट वन जो है, एक तो लाभकारी इसका रोल है, और दूसरा इसका रोल जो रहेगा वो कैसा रहेगा? डिस्ट्रक्टिव रहेगा, नुकसानदेह या ख़तरनाक इसका पार्ट रहने वाला। सीधे तौर पे कहें तो पानी के बहाव का, फ्लो ऑफ वाटर का क्या फ़र्क पड़ता है? तो पहला फ़र्क क्या पड़ता है? जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसमें सीधा सीधा असर क्या है? मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? चट्टानों के क्रस्ट होने की वजह से पानी के बहाव के साथ जब ये अर्थ के सरफेस पे आया तो मिट्टी का निर्माण कर दिया। पहला जो लाभकारी इसका रोल है वो तो ये रहा। अब दूसरा, द सेम एजेंसी क्या हो सकती है, ज़रा बताएं मुझे। यही सेम एजेंसी क्या? फ्लो ऑफ वाटर। द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, किसी अप्रोप्रिएट कंडीशन में यही सेम एजेंसी फ्लो ऑफ वाटर क्या है, कैन ऑल्सो प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट। पहला पार्ट कैसा था? बेनिफिशिएंट। और नंबर 2 पार्ट कैसा है? डिस्ट्रक्टिव पार्ट। और इससे क्या होता है? वॉश अवे द सॉइल, मिट्टी जो है उसकी ऊपरी सतह को वॉश अवे कर लेता है, धो के ले जाता है या हटा देता है, जो क्या है, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, हर प्रकार की खेती का सबसे बड़ा फाउंडेशन, आधारभूत चीज़ क्या है? वो है मिट्टी के सबसे ऊपरी पार्ट, सॉइल जो है वो। क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी का जो ऊपरी पार्ट जो है वही ज़्यादा उपजाऊ होता है, और अगर पानी का बहाव उसी को बहा के ले जाए तो वो भूमि कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। एंड इफ़ अलाउ टू प्रोसेस, और यही प्रोसेस कौन सी? फ्लो ऑफ वाटर की प्रोसेस को अगर हमने अलाउ कर दिया है एंड अनचेक्ड, और उसको रोका नहीं। चेक का मतलब ज़रा समझिएगा, जहाँ कहीं पर भी चेक का मतलब आए उसका मतलब समझना है आपको रोकथाम। ठीक है, रोकथाम समझना है इसको। चेक का मतलब क्या है? अगर रोकथाम अगर हम ना करें और इस प्रोसेस को हमने अगर अलाउ कर दिया हो तो क्या हो सकता है?
मोस्ट डिजास्ट्रस, बहुत ही ख़तरनाक इफ़ेक्ट इसका होता है ऑन द लाइफ ऑफ कंट्री। किसी भी देश के जीवन पर सबसे ख़तरनाक असर क्या होता है, अगर हमने इस प्रोसेस को नहीं रोका, मिट्टी के कटाव को अगर हमने नहीं रोका, तो बहुत ही डिजास्ट्रस इफ़ेक्ट हो सकता है, बहुत ही भयानक असर इसका हो सकता है किसी भी देश के जीवन पर। अब किसी देश के जीवन से मतलब है उसकी अर्थव्यवस्था से, वहाँ के जनजीवन से, वहाँ की पॉपुलेशन से, वहाँ की वेजिटेशन से, वहाँ के एनवायरनमेंट से, सारी चीज़ें प्रभावित करेगी। क्योंकि जहाँ एग्रीकल्चर फ्लरिश होगी और एग्रीकल्चर रिच होगी, तो वहाँ के लोग और वहाँ की जो जनमानस है उन पर भी बहुत असर होने वाला है। तो एक हमने असर देखा क्या, बेनिफिशिएंट, और दूसरा हमने डिस्ट्रक्टिव पार्ट। तो दो जो फ्लो ऑफ वाटर है उसका बात हो गई। अब आगे की बात रहेगी वो बहुत ही काम की बात रहने वाली है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये चीज़ है, इसके बारे में आपसे बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाना है और इसका आंसर भी आपको यहीं से ही देखना है। वो है प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। ये क्या है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा का अपरदन, मृदा का कटाव, मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन से मतलब क्या समझना है अपन को, वो उपयोगी भूमि जो कृषि के लिए ज़रूरी है, या यूँ कि ऊपरी भूमि जिससे कृषि संभव है, और अगर वो हट जाती है तो भूमि बंजर हो जाती है, उसको मृदा का अपरदन कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। ये एक बड़ी समस्या है किसके लिए, कृषि भूमि के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु अपना रहेगा इस पर। क्या है वो, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। ज़रा देख लेते हैं इसको। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ द सीरियस इम्पार्ट इन वरीज कंट्रीज़। एक बहुत ही गंभीर समस्या है वरीज कंट्री में, भिन्न भिन्न देशों में, स्पेशली इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के कई देशों में भी ये भारत के कई हिस्सों में भी ये समस्या बड़ी गंभीर है। द कंडीशन अंडर विच इट अकर, और जिस कंडीशन के अंदर ये समस्या घटित होती है, अकर का मतलब घटित होती है, एंड मीजर। अब देखिए, मीजर का मतलब समझना है आपको उपाय, बाय विच इट कैन बी चेक्ड। चेक का मतलब क्या था, रोकथाम। आर डिजर्विंग द क्लोजेस्ट स्टडी। क्या कहा इसने, जिस कंडीशन में या जिस स्थिति में, जिस प्रकार ये मृदा का अपरदन जो होता है उसका उपाय करना ज़रूरी है और उसका रोकथाम ज़रूरी है। वो क्या, उसको क्या चाहिए, डिजर्विंग क्लोजेस्ट स्टडी। उसको एक गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है, वो ऐसी गंभीर अध्ययन को डिजर्व करता है। क्या चाहिए उसको, उसका उपाय ज़रूरी है, उसका रोकथाम ज़रूरी है। किस चीज़ को, जिस कंडीशन में ये मिट्टी का मृदा का अपरदन होता है, उसका रोकथाम भी ज़रूरी है और उसका उपाय भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मृदा का अपरदन होता कैसे है और इसका उपाय क्या है, आगे की बातें हमें शायद ऐसी ही देखने को मिलेगी। तो चलो आगे चलते हैं। सॉइल इरोजन अकर इन सक्सेसिव स्टेप। अब देखिए, सॉइल इरोजन जो है वो सक्सेसिव स्टेप में, वन बाय वन, एक के बाद एक ऐसे होना है। अर्लीस्ट ऑफ विच में ईजिली पास्ड अननोटिस। और जो सबसे पहला, जो मृदा का अपरदन का पहला जो पार्ट होता है, वो ईजिली पास अननोटिस, शुरू में तो ध्यान भी नहीं जाता। इन द लेटर स्टेज, और बाद की अवस्थाओं में, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे, इसकी मिट्टी का कटना और उसका पानी के बहाव के साथ धुल के चले जाना ऑफ द अर्थ इज़ ओनली टू पेनफुली अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रवीन्स। तो फिर क्या है, आगे की स्टेप में क्या है, बहुत ही पेनफुली या बहुत ही कष्टदायी की स्थिति में पहुंच जाए, या यूं कहे खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। और क्या हो जाता है, फॉर्मेशन, निर्माण हो जाता है, बन जाती है क्या, डीप गलीज एंड रवीन्स, गड्ढे बन जाते हैं, खाइयाँ बन जाती है, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल। और इससे सारी की सारी जो कृषि है वो क्या हो जाती, असंभव सी प्रतीत हो जाती है। अब देखिए, इसके मिट्टी के कटाव के या सॉइल इरोजन के मुख्य कारण क्या है, इनमें आप नंबरिंग कर लेना और ध्यान में रखना। पहला क्या है, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिव हैवी रेन। नंबर 1, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिव हैवी रेन रिजल्टिंग इन अ लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर। और इसके रिजल्ट से एक्सेसिव, देखिए बारिश होना ठीक है, और धीरे धीरे बारिश होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अचानक से मूसलाधार बारिश हो जाए, धारासार बारिश हो जाए, तो इससे क्या होता है, इस हैवी रेन से क्या होता है, रिजल्टिंग क्या होता है, इन लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, अतिरिक्त जल का बहाव जो है वो क्या हो जाता है, बहने लग जाता है। इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर
इन कोजिंग सॉइल इरोजन। अब आपसे कोई पूछे मृदा अपरदन का प्रमुख कारण और प्रिंसिपल फैक्टर क्या है, तो आपको बताना है सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिव हैवी रेन। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या है मृदा अपरदन का, वो ये है सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिव हैवी रेन। अचानक से धराशार बारिश होने से जो सरप्लस वाटर, जो अतिरिक्त जो पानी बह जाता है, उससे मिट्टी का कटाव होता है, क्योंकि बहाव ही एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, जो ऊपरी जो परत है उसको हटा के ले जाती है। एक चीज़ तो ये हुई अपनी। तो प्रिंसिपल फैक्टर तो आपको पता ही चल गया। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब होता है पूरक या अन्य 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 कारणों में से। एक कारण तो मुख्य कारण था, और अन्य कारणों में आपको क्या देखना है वो देखिए। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज जो है, या पूरक कहें या अन्य कारण जो है, उनमें से हम देखें तो उनका आप ध्यान रखेंगे और इनको मार्क करते रहेंगे कितने तरीके के। प्रिंसिपल कॉज मैंने एक बताई दी आपको। अब बाकी कॉन्ट्रीब्यूटरी जो है उसमें देखिए आप क्या है। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज आर द स्लोप ऑफ लैंड। नंबर 1 क्या है, मिट्टी की ढलान। दूसरा, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन। वनस्पतियों का जो सुरक्षात्मक आवरण है उसका नए होना। रिमूवल का मतलब होता है नए होना, प्रोटेक्टिव कोट का मतलब होता है सुरक्षात्मक आवरण, और वेजिटेशन का मतलब वनस्पति। वनस्पतियों के सुरक्षात्मक आवरण का ना होना क्या कारण है, दूसरा कारण है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स अलॉन्ग विच द वाटर कैन फ्लो विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम। और तीसरा कारण क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स। रट्स का मतलब है गड्ढे, नालियाँ, जिधर से पानी बहता है उनका होना भी, क्योंकि जिधर से पानी के गड्ढे पहले से ही बने हुए, या यूँ कि पानी का बहाव उधर ही होगा जिधर ढलान का या ढालू क्षेत्र होगा, और पहले से जो ट्रैक बने हुए हैं उसी को वो फॉलो करेगा, तो उसका होना भी एक बड़ा कारण रह जाएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स अलॉन्ग विच द वाटर कैन फ्लो, और जहाँ से ये पानी जो है बह सकता है। रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, अब क्या है, उधर ढलान हो गया, पहले से ही नालियाँ बनी हुई, गड्ढे बने हुए, तो क्या कर लेगा, रैपिडली मोमेंटम ले लेगा, गति ले लेगा, और इससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होना, या गहरे गहरे गड्ढे हो जाएंगे। तो 3 कारण ये उसका हो गया। और क्या हो सकता है, द अब्सेंस ऑफ एनी चेक। और चौथा कारण क्या, द अब्सेंस ऑफ एनी चेक। चेक का मैंने क्या बताया आपको, रोकथाम। किसी प्रकार का अगर रोकथाम नहीं है, उसकी कमी, एब्सेंस का मतलब कमी, कोई रोकथाम नहीं है, किसी तरीके का कोई उसका बचाव या उपाय नहीं है, तो वो भी एक कारण रह जाएगा किसका, सच फ्लो। इस प्रकार के बहाव को कोई रोकथाम नहीं है, तो वो भी इसका चौथा कारण क्या रह जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी कारण में क्या रह जाएगा, ये मिट्टी के कटाव के 4 अन्य कारणों में से हम गिन सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। प्रिंसिपल कॉज क्या बताया मैंने आपको, एक्सेसिव हैवी रेन, और कॉन्ट्रीब्यूटरी हो गई। अब आगे देखते हैं क्या। अब देखिए इससे क्या होता है, इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रीशियस सॉइल कैन बी वास्ट अवे। और इसकी वजह से क्या होता है, अविश्वसनीय रूप से लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रीशियस सॉइल, और ये जो बहुमूल्य मिट्टी, मृदा जो है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अहम है, वो क्या हो जाती है, वास्ट अवे हो जाती है, बहकर चली जाती है। इफ़ सच कंडीशन एग्जिस्ट, और इसी प्रकार की कंडीशन बनी रही, यदि इसी प्रकार की कंडीशन बनी रही, इट इज़ अनहैप्पीली टू ऑफन द केस। तो ये वाला जो मामला है, ये केस क्या है, बहुत ही अनहैप्पी है, या यूँ कहे गंभीर समस्या है। द मीनेस वी सोइल इरोजन प्रेजेंट, और ये जो सोइल इरोजन जो है उसकी जो बुरी स्थिति है, मीनेस जो है, टू द कंडीशन सक्सेसफुली एग्रीकल्चर इज़ अलार्मिंग वन इज़ द मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। और इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर जो है, सक्सेसफुल एग्रीकल्चर है, उसके लिए बहुत ही अलार्मिंग या चेतावनी भरा पार्ट जो है, किसके लिए मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के कई क्षेत्रों में ये बड़ी चेतावनी का विषय है कि इस प्रकार के जो मीनेस है, इस प्रकार के खतरे जो बने रहें सोइल इरोजन के लिए, तो भारतीय कृषि के लिए, या जो कहें भारत के कई क्षेत्रों में कृषि के लिए, या सक्सेसफुल कृषि के लिए बहुत ही अलार्मिंग चेतावनी भरा है। अब आगे की बात है, कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन। और इसके लिए कॉलिंग का मतलब है गुहार लगाना, अपील करना, पुकारना। अर्जेंटली द अटेंशन लेना है हमको, और प्रिवेंशन के एक्शन हमें इसमें लेने पड़ेंगे, इसके रोकथाम के उपाय लेने पड़ेंगे, और इसके लिए जागरूकता, अटेंशन की बड़ी आवश्यकता होगी हमें। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखने को मिलेंगे कि इसके रोकथाम के बचाव के उपाय क्या है, वो देखिए, और यहाँ से आप नोट करते जाएंगे। पहला क्या है, द टेरेसिंग ऑफ लैंड। अगर स्लोप ऑफ लैंड है तो आपको क्या करना है, उस लैंड को क्या करना, टेरेसिंग करना, समतल करना है, एक बात। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड। अगर
पानी का बहाव ज़्यादा है तो आपको क्या करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड करना है, बांधों का निर्माण करना, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, कि बहते हुए पानी के बहाव को रोकने के लिए क्या करना है, बॉन्ड का कंस्ट्रक्शन करना है। तीसरा, द प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन। तीसरा कारण क्या है, प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी वाली खेती जो अगर होगी तो ये ठीक रहेगा। कंटूर कल्टीवेशन का मतलब तो सीढ़ी नुमा खेती। एंड चौथा क्या है, एंड द प्लांटिंग, बोना लगाना इसको कहते हैं, ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, जो उपयुक्त जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसी का प्लांटेशन करना, ये चौथा कारण है, तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। आर अमंग द मीजर का क्या बताया मैंने, उपाय दैट हैव बीन सजेस्टेड, ये उपाय सुझाए जा सकते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट द एम शुड बी चेक द फ्लो ऑफ वाटर एंड अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज बिफोर इट हैज़ acquire the appreciable momentum and corresponding large destructive power। और ये कह रहा है कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच जाए उससे पहले ही हमें पॉसिबल स्टेज जो है वो ध्यान में दे लेनी चाहिए। दोबारा से पढ़ता हूँ, इट इज़ ऑब्वियस दैट द एम शुड, हमें एक ऐसा एम रखना पड़ेगा, हमें इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, कि हम पानी के बहाव को रोक सकें, और द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, और जितने जल्दी हो सके रोकथाम के जो संभावित कदम जो है वो उठाए जाएं, बिफोर इट एक्वायर द एप्रिशिएबल मोमेंटम, बहुत ज़्यादा गति पकड़े मृदा अपरदन का, और कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुँच जाए, बहुत ही भयानक स्थिति में पहुँच जाए, इससे पहले ही हमें उपयुक्त और संभावित इसके उपाय है, उनको रोकथाम के उपाय हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। तो ये बातें रहीं, 3-4 बातें रही। पहली बात क्या थी, पानी के बहाव के दो चीज़ें हैं, एक उसका बेनिफिशियरी और दूसरा क्या, डिस्ट्रक्टिव। फिर क्या है, मिट्टी का कटाव कैसे होता है, इसके कारण क्या है, और उसके रोकथाम के उपाय क्या है। आई थिंक ये वाला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे की बात हम करते हैं जो बिल्कुल डिफरेंटली है इससे, इस पैराग्राफ से बहुत अलग है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, जो इसका थीम है, इस लेसन की पूरी थीम है, व्हाट इज़ बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जीवन का आधार है। एवरी एनिमल, एक, एवरी प्लांट, दो, और तीसरा सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री ऑफ, देखिए क्या पढ़ रहा हूँ, एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी एंड no kind of physiological activity possible in which the fluid doesn't play essential part। देखिए काम की बात क्या है, भले ही वो कोई जानवर हो, भले ही कोई प्लांट हो, कंटेन सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोपोर्शन, ये हिस्सा जो है वो पानी का ग्रहण करता है, भले वो सादे रूप में फ्री में हो या मिश्रित रूप में कंबाइंड रूप में हो, वाटर इन बॉडी। और किसी प्रकार की भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल है नहीं, किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां संभव नहीं है पानी के बगैर। विच द फ्लूइड का मतलब है लिक्विड का मतलब पानी को कह रहा है। डजेंट प्ले द एसेंशियल पार्ट, तो ये क्या, अगर ये पानी ना हो तो किसी प्रकार की जो प्रारंभिक अवस्था, एसेंशियल पार्ट का मतलब है किसी भी एनिमल लाइफ के लिए, किसी भी प्लांट लाइफ के लिए, किसी भी मैन के लिए उसका एसेंशियल पार्ट है, या उसकी गति जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है पानी के बगैर। तो पानी क्या हो गया, जीवन का आधार। कोई आपसे पूछे पानी जीवन का आधार क्या है, तो ये है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि पानी के बगैर संभव नहीं है, भले ही वो एनिमल हो, भले ही वो प्लांट हो या मैन लाइफ हो, वो किसी न किसी तरीके से फ्रीली और कंबाइनली उसका सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन जो है वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, और ये जो फ्लूइड है ये एसेंशियल पार्ट उसमें अदा करता है। ठीक है, आगे की बात हम करें इसमें, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आगे की बात करें, वाटर इज़ ऑफकोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। हाँ, पानी एनिमल लाइफ के लिए नेसेसरी है। वाइल मॉइस्चर, कैसे, किस लिए, मॉइस्चर के लिए, नमी के लिए। इन द सोइल इक्वली imperative of life and growth of plant and tree to the quantity necessarily varied enormously with the species। और उसी प्रकार से प्लांट लाइफ के लिए जो ये मॉइस्चर है, नमी है, बरकरार रहती है, तो प्लांट और ट्रीज़ को क्या करती है, या बाकी स्पेसीज जो है उनको जीवन देती है। कुछ ऐसी बातें हम थोड़ा स्विफ्ट ले लेंगे इसको। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, दिस इज़ फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बहुत अच्छी बात, देखिए दो बातें इसमें, एक है कंजर्वेशन और दूसरा है यूटिलाइजेशन। पहला संरक्षण और दूसरा है उसका यूटिलाइजेशन, उपयोग। जल संरक्षण और जल का सदुपयोग ऑफ वाटर इज़ द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मानव के भले के लिए या मानव
कि भले के लिए दो चीज़ें हैं, वो है कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर, जो आर्टिजन वाटर क्या है, जो सतही पानी जो है जिसे हम नलकूपों से निकालें उसकी बात है, या यूँ कहे भूमि के अंदर का भूमिगत पानी जो उसको आर्टिजन वाटर कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल केसेज द रेन और स्नोफॉल। अपार्ट फ्रॉम के का मतलब होता है के अलावा, भूमिगत जल के अलावा जो अल्टीमेट सोर्स जो है पानी का वो क्या है, नंबर एक तो है बारिश और दूसरा है स्नोफॉल। बर्फ़बारी और बारिश दो अल्टीमेट सोर्स है पानी के भूमिगत जल के अलावा। मच ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड द सीजनल रेनफॉल, और ज़्यादातर अधिकतर जो कृषि है, भारतीय कृषि जो है वो सीजनल रेनफॉल जो है, या यूँ कहें वार्षिक जो या सीज़न में जो मौसमी जो बारिश होती है उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करें इसके बारे में। वेरी सेंसिटिव, और ये बात बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील बात है। इन एनी फेलियर, देखिए एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम, अगर किसी भी तरीके की फेलियर होती है, किसी भी तरीके से सीजनल रेनफॉल नहीं होती है, या उसमें अपर्याप्तता होता है, इरेगुलरिटी होती है, अनियमितता होती है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। द प्रॉब्लम ऑफ सेल इराइजन एंड द इनएडिक्वेट, अपर्याप्तता को कहते हैं अपर्याप्त देख लेना आप इसको, ठीक है। अपर्याप्तता और इरेगुलरिटी का मतलब होता है असामान्यता। रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर। देखिए, मृदा अपरदन, पानी की अपर्याप्तता, पानी की अनिरंतरता एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। ठीक है, इट इज़ क्लियर। अब कैसे है इसको आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें, कि अगर सीजनल रेनफॉल होगी तो वेजिटेशन बढ़ेगी तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, तो फिर से वेजिटेशन होगी, और उससे बारिश आएगी, तो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। इट इज़ क्लियर दैट द एडाप्टेशन ऑफ टेक्निक, देखिए क्या कहा, एडाप्टेशन ऑफ टेक्निक, तकनीक का अडाप्टेशन का मतलब तो स्वीकार करना या अपनाना, तकनीक को अपनाना। प्रिवेंटिंग सोल इरोजन, वो क्या करेगी, मृदा के अपरदन को रोकेगी। वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड, और इससे हम क्या कर सकते हैं, जल के संरक्षण को कर सकते हैं, और जहाँ पानी की हमें आवश्यकता होती है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, और दूसरे शब्दों में कहें, ऑन एंड इन द सोइल सच टेक्निक देयरफॉर सर्व द डबल पर्पज, और दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार की तकनीक है वो हमें दोहरा उद्देश्य प्राप्त करवा सकती है। एक क्या होगा, मृदा का अपरदन नहीं होगा, नंबर दो बात, जल का संरक्षण भी होगा, तो दोहरा इसका पर्पज हो जाएगा। इट इज़ एविडेंट हाउएवर दैट इज़ द कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल एंड इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरीली रन ऑफ द ग्राउंड। तो ये एविडेंसली बात करें अपन, या ये कहे तथ्यात्मक रूप से बात करें, तो कंट्री की, देश की जो अधिकतम जो सीजनल रेनफॉल है उसका इमेंस क्वांटिटी, उसका अधिकतम पानी क्या हो जाता है, रेन वाटर क्या हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है ग्राउंड से, या यूँ कहीं बहकर चला जाता है, जबकि हमें इसको क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, उसका सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, संरक्षण और सदुपयोग ऑफ द वाटर इज़ देयर फॉर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, उसकी बहुत ही महती आवश्यकता है हमें। ठीक है, मच ऑफ फ्लो डाउन इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड अल्टीमेटली फाइंड इट्स वे टू द सी, और ज़्यादातर पानी का बहाव कैसे चला जाता है, नहरों के ज़रिए, नदियों के ज़रिए, और एटलीस्ट वो सागर में गिर जाता है। और सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, जो ना तो पीने लायक होता है, ना ही कृषि के लिए उपयोगी है। इसलिए जो उपयोगी पानी जो है वो क्या होता है, अधिकतर पानी बहकर चला जा रहा है, जिसको रोका जाना चाहिए था, जिसको कृषि के लिए काम में लिया जाना चाहिए था, या पेयजल के लिए काम में लिया जाना चाहिए, वो कहाँ चला जाता है, सागर में, जो किसी काम का नहीं रहता। तो ये बात रही। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रीशियस फ्लूइड आर द लॉस्ट ऑफ द कंट्री, और इसी प्रकार से अविश्वसनीय रूप से जो प्रीशियस जो फ्लूइड है, या बहुमूल्य जो पदार्थ द्रव जो है, पानी जो है देश का, वो कहाँ पर चला जाता है, बहकर समुद्र में चला जाता है, और बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रह पाता। आगे की बात क्या है, अब देखिए, हार्नेसिंग का मतलब आपको समझना है मैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान रखें। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर, द water is हाँ, the harnessing of our river, the water of which
नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट, इट इज़ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। अब आपसे पूछा जाए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि मोस्टली जो पानी जो है वो क्या हो जाता है, बहकर चला जाता है। इसलिए हमारी नदियों का सही मैनेजमेंट ज़रूरी है, हार्नेसिंग उसका सही मैनेजमेंट ज़रूरी है। विच मस्ट बी कंसिडर एंड डील विद द नेशनल लाइन। नेशनल लाइन का मतलब है राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ को कंसिडर किया जाना चाहिए और इस पर बातचीत करी जानी चाहिए, चर्चा करी जानी, क्योंकि ये क्या है, राष्ट्रीय समस्या है। नदियों का सही तरीके का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका अधिकतर पानी क्या है, बहकर चला जाता है और ये एक राष्ट्रीय समस्या है जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। वास्ट एरिया ऑफ लैंड विच द प्रजेंट आर मोस्ट कब जंगल, और हमारे इस भूमि का ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो क्या है, झाड़ियों वाला जंगल है, या यूं कहे उपयोगी जंगल नहीं है, बेमतलब का जंगल है, या यूं कहें वहाँ पर वेजिटेशन है वो बेमतलब की है। कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल, उसको क्या किया जा सकता है, फर्टाइल उपजाऊ बनाया जा सकता है या उपयोगी बनाया जा सकता है। एंड प्रॉस्परस कंट्री भी क्राइजेस एंड वेल प्लान एक्शन, और इस देश के लिए, इस प्रॉस्परस कंट्री के लिए ऐसे साहसिक कदम और वेल प्लान एक्शन लिए जा सकते हैं, या यूं कहें सुनियोजित तरीके से अगर एक्शन लिए जाएं तो साहसिक एक्शन लिए जाएं तो इस देश को हम प्रॉस्परस बना सकते हैं, और उससे जो स्क्रब जंगल है उनको हम बदल कर कैसे कर सकते हैं, फर्टाइल कर सकते हैं। आगे की बात, क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अफोरेस्टेशन। देखिए दो बातें, क्लोजली कनेक्टेड है किससे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई, और दूसरा क्या, एफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन को आपको समझना है वृक्षारोपण से, वृक्षारोपण से तो पानी का संरक्षण होगा, तो वृक्षारोपण जो है या वनों का लगाना जो है उससे मतलब द सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्री इन एवरी पॉसिबल और एवरी इन इम्पॉसिबल एरिया। जहाँ जहाँ संभव है और जहाँ पर असंभव है उन क्षेत्रों पर सुटेबल प्लांटिंग करनी है आपको। सुटेबल प्लांटिंग का मतलब है जिस क्षेत्र में जिस क्लाइमेट के पेड़ पौधे हैं वहाँ पर उसी क्लाइमेट के पेड़ पौधे लगाए जाएँ और सिस्टेमेटिक प्लानिंग करके उनके पेड़ पौधों को लगाया जाए। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट कैन बी वन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या कहेंगे, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट का नाम देंगे। अभी अभी हमने ऊपर क्या नाम पढ़ा, स्क्रब जंगल, और अगर हम सही जगह पे सही तरीके के पेड़ पौधे लगाएं तो उस जंगल को हम क्या कहेंगे, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट का नाम देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं और यही क्या है, हार्नेसिंग है, यही मैनेजमेंट है। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल, और ये जो वाइल्ड और अनटेम्ड है, अब टेम का मतलब तो होता है पालतू, यहाँ पालतू से मतलब नहीं है, उपयोगी से या सिविलाइज्ड जंगल से, जहाँ पर उपयोगी पेड़ पौधे लगाए जाएं जिनसे हम जो है हर्ब है, जड़ी बूटी है, फूल जो है लकड़ियाँ हैं उपयोगी, या कहें तो फल हैं, ये उपयोग में ले सकें, तो वो जंगल जो है हमारे लिए बहुत ही हमारी कंट्री के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसके लिए बहुत काम का है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड इन इंडिया, और ये भारत के लिए बहुत ही अर्जेंट नीड है। सच प्लांटेशन वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ ऑफ द कंट्री, और इस प्रकार की प्लांटेशन जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे देश के लिए एक अनटोल्ड, अनकही संपत्ति के तौर पे साबित हो सकता है। दे वुड चेक सॉइल इरोजन, और ऐसा करने से क्या होगा, सॉइल इरोजन को रोकेगा, मृदा प्रदन को रोकेगा, कंजर्व द रेनफॉल, और बरसाती पानी को संरक्षित करेगा ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे द वेस्ट, जो कि बह कर क्या चला जाता है, बर्बाद हो जाता है उसको। एंड वुड प्रूव द नेसेसरी सप्लाई टू चीप फ्यूल, और जो हमारे लिए जो सस्ता जो है ईंधन है वो उपलब्ध करवाएगा। एंड द रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन ऑफ द फार्म यार्ड मैन्योर इनटू द फॉर्म ऑफ द फ्यूल, और इस प्रकार जो हमारा जो फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब है जो कृषि योग्य जो भूमि है वहाँ से हमें मिलने वाला जो भी फ्यूल है वो उसको बचाया जा सकता है। आगे की बात हम करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से ले आऊँगा मैं इसको, कितना रह गया, छोटा थोड़ा ही रहा है, चलिए जल्दी बात करते हैं अपन इसके बारे में, और ये बहुत काम की बात है। द measure necessary to control the movement of water and conserve its supply can also serve subsidiary purpose। subsidiary का मतलब होता है contributory, subsidiary का मतलब होता है contributory।
द मीजर का मतलब क्या बताया, उपाय। नेसेसरी टू कंट्रोल, इस प्रकार के उपाय जो है कंट्रोल करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड कंजर्व इट्स सप्लाई, और पानी की सप्लाई को कंजर्व किया जाना चाहिए, संरक्षित किया जाए। कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडरी पर्पज, इसके दूसरे या अन्य फायदे या उद्देश्य हो सकते हैं क्या, ऑफ वैल्यू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, जो ग्रामीण और देहाती क्षेत्र है उनके जीवन के लिए उसके बहुत ही जो उपयोगी कारण बन सकते हैं ये। बाई फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द इंटरनल ट्रांसपोर्ट, और इससे क्या कर सकते हैं, सबसे सस्ता जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट जो है, आंतरिक जो परिवहन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं इन अ कंट्री। इट्स बाय बोट्स एंड बागेज, नावों के द्वारा, छोटी जो बागेज है उनके द्वारा, कैनल्स एंड रिवर्स, जो नहरें हैं, नदियों के द्वारा हम इंटरनल ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं, आंतरिक जो यातायात है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, हमने बहुत सारा सुना है रोड के निर्माण में, रेल के निर्माण में, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सुना है। बट फार टू लिटल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल वाटरवे इन इंडिया, लेकिन भारत में आंतरिक जलीय यातायात के बारे में हमने बहुत कम सुना है, उसके डेवलपमेंट के बारे में हमने बहुत कम सुना। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाई ऑल्सो मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और इसी प्रकार से अगेन वाटर सप्लाई की हार्नेसिंग या उसका मैनेजमेंट क्या कर सकता है, पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो हमारे लिए जो बिजली है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसको भी बढ़ा सकता है, या यूँ कहें जल संरक्षण और उसका सही तरीके का जो मैनेजमेंट है हमारे लिए बिजली उत्पादन का भी काम कर सकता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कुड मेक द क्या लिखा है आगे, ट्रमेंडियस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, और बिजली जो है बिजली की उपलब्धता है हमारे जो कंट्री साइड के लिए या देश के लिए या यूँ कहें देहाती क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। एंड अनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव, और जो ग्रामीण क्षेत्र जो है या देहाती क्षेत्र है उसकी जो इकानमी है उसकी अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव कर सकता है इन वेरियस डायरेक्शन, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, या यूँ कहें या रोजगार की उपलब्धता ज़्यादा हो जाएगी, और बिजनेस जो है या यूँ कहें लघु और कुटीर उद्योगों की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी बिजली की वजह से। और बिजली किसकी वजह से हो सकती है, पानी का सही तरीके का मैनेजमेंट करने की वजह से। इन पर्टिकुलर इट वुड बी एनेबल अंडरग्राउंड वाटर बी टैप्ड to greater extent than the present, and then thus help to overcome the difficulty arising from irregularity or inadequacy of the another source of the supply। और इन पर्टिकुलर हम बात करें तो क्या होता है, इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो अनेबल कर सकते हैं हम अंडरग्राउंड वाटर जो है या भूमिगत जल जो है उसको भी हम टैप कर सकते हैं, उसको भी संरक्षित कर सकते हैं। और हम क्या प्रेजेंट डे की जो हमारी प्रॉब्लम है, हेल्प टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी और इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेसी की जो प्रॉब्लम है वाटर सप्लाई को लेकर, एक यूँ कहें अपर्याप्तता और असामान्यता जो है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर जल संरक्षण होगा तो जल की अपर्याप्तता और असामान्यता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। हम आगे की बात करते हैं। इन वन सेंस वाटर इज़ कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड, देखिए बहुत अच्छी बात है, एक सेंस में पानी सारे के सारे जो लिक्विड है उनमें सबसे कॉमन है, और दूसरे सेंस में पानी जो है सारे लिक्विड में अनकॉमन है ऑफ लिक्विड विच अमेजिंग प्रॉपर्टी, अपनी अमेजिंग प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या है, सबसे अनकॉमन भी है और सबसे कॉमन भी है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, क्योंकि वो क्या करता है एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और अपनी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से वो हर तरीके के जीवन के लिए उपयोगी है। भले वो किसी भी प्रकार के लिक्विड हो, लेकिन सादा पानी H2O लिखते हैं क्या इसको, H2O दिखने में बहुत सादा है, बहुत ही सामान्य है, लेकिन इसकी अनकॉमन और कहें तो यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसको क्या कर देती है, हमेशा अनकॉमन बना देती। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ देयरफॉर द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट इन फार फ्रॉम, और इस पे बड़ा ही साइंटिफिक कह सकते हैं अपन इंटरेस्ट का विषय है, इस पे और भी जांच पड़ताल हो रही है, पानी को लेकर बहुत काम की चीज़ें हैं ये, ठीक है। बिंग द एग्जिस्टेड फील्ड ऑफ द रिसर्च, और ये रिसर्च का कहें तो किसका विषय है, जांच का विषय है, अन्वेषण का विषय है। तो ये रहा अपना लेसन, काफ़ी लंबा रहा ये, और मैंने 1 to 1 इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया तो थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया इसमें। तो उम्मीद करूँगा कि बच्चों को ये लेसन पसंद आया है, और
आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, बताते नहीं हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है, आपको डिटेल एनालिसिस पढ़ना है या डिटेल में पढ़ना है, या फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ समराइज़ कर दूँ, ये आप मेरे को बताते नहीं हैं। तो कोशिश करना जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखें तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, इसी प्रकार से या फिर समरी करना है। और उम्मीद है कि ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।